ओके। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इम्यूनिटी चैप्टर में हमने जहाँ से डिसकंटिन्यू किया था उसके आगे से जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारे पास हमारी बॉडी में कैसे परफॉर्म होती है। ठीक हो गया। अब हमारे पास होता क्या है कि हमने ये पढ़ा था कि वो फॉर्म होते हैं, ठीक है, और देन प्री प्रोसेसिंग के दौरान वो डिफरेंट लिम्फोइड टिश्यूज़ में जो है ये बी और टी लिम्फोसाइट स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये हमारे पास इस लिम्फोइड टिश्यू में, ठीक है, जो है वो डोरमेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास लिम्फोइड टिश्यू है और इसमें ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये जो है वो डोरमेंट पड़े हैं। ठीक है, जब तक कोई एंटीजन एंटर नहीं होगा बॉडी में, ठीक है, तो ये अपना जो है वो कोई भी इस तरह से रोल कोई परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर होता है, ठीक है, एंटीजन की एंटर हुई इन द एंट्री हुई इन द बॉडी। ठीक है, अब ये एंटीजन क्या करेगा कि सबसे पहले जो हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस इसकी फेगोसाइटोसिस करेंगे। ठीक है, मैक्रोफेजेस जब इनकी जो है वो फेगोसाइटोसिस कर देंगे। अब मैक्रोफेजेस क्यों करें, ठीक है, हम ये बात काफ़ी दफ़ा जो है वो देख चुके हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट लाइंस ऑफ डिफेंस होती हैं, ठीक है, सबसे पहले के मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स वगैरह यही लाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये इमीडिएट जो है वो रिस्पॉन्स अपना देते हैं और उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो मैक्रोफेजेस हैं इनकी जो है वो क्या करेंगे, प्लस एंटीजन, ठीक है, इनकी क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे। ठीक है, और इनको जो है कंप्लीट न्यूट्रलाइज़ करने के लिए ये क्या करेंगे कि जो हमारे पास इसके फ्रेगमेंट्स होंगे, ठीक है, जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स या आप सिंपल कह लो कि जो डाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेगा कि इन बी लिम्फोसाइट्स इन लिम्फोइड टिश्यूज़ की तरफ भेजेगा, अल्टीमेटली टू द बी एंड टी लिम्फोसाइट्स की तरफ। ठीक है, तो क्या होगा कि इनके बाद यानी जब ये फ्रेगमेंट्स को देखेगा, उस एंटीजन के फ्रेगमेंट्स को जब ये सेंस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली कि बी और टी लिम्फोसाइट जो है वो उनकी एक्टिवेशन होगी। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो टी हेल्पर सेल्स भी रिलीज़ होंगे जो कि बेसिकली फ़र्दर हमारे पास लिम्फोकाइंस रिलीज़ करेंगे। ठीक है, और वो भी हमारे पास जो है वो बी सेल्स की एक्टिवेशन करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके क्या करवा रहे हैं, बी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन करवा रहे हैं। ठीक है, अब इनकी एक्टिवेशन हो गई। ठीक है, हमारे पास इन सब फैक्टर्स के बाद क्या हुआ कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो हो गए एक्टिवेट। ठीक है, अब एक्टिवेशन के बाद बेसिकली क्या होगा कि ये हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये इनलार्ज होंगे और डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे इनटू द स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, लिम्फोब्लास्ट में ये डिफ्रेंशिएट होंगे, देन ये जो हमारे पास लिम्फोब्लास्ट है ये फर्दर हमारे पास स्ट्रक्चर में चेंज होगा, डैट इज़ नोन एज प्लाज्मा ब्लास्ट। ठीक है, अब प्लाज्मा ब्लास्ट जब बना है हमारे पास तो क्या होगा कि इसमें प्लाज्मा ब्लास्ट वाली स्टेज में जो साइटोप्लाज्म है विद इन द प्लाज्मा ब्लास्ट वो एक्सपैंड करेगा और इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वास्टली जो है प्रोलीफ्रेट करेंगे। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे साइटोप्लाज्म पे जो है वो फैल जाएंगे। अब क्यों प्रोलीफ्रेट करेगा, क्योंकि इन्होंने बेसिकली प्रोटीन्स बनानी है, यानी कि हमारे पास क्या बनानी है, एंटीबॉडीज़ बनानी है। ठीक है, इस वजह से ये जो है साइटोप्लाज्म एक्सपेंड होगा और हमारे पास जो RER है वो प्रोलीफ्रेट करेगा। ठीक है, अब प्लाज्मा ब्लास्ट बेसिकली प्रिकर्सर है किसका, प्लाज्मा सेल्स का। ठीक है, तो ये जो है प्लाज्मा ब्लास्ट देन अल्टीमेटली डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू द प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स बने और प्लाज्मा सेल अब बेसिकली जो है वो एंटीबॉडीज़ फाइनली जो है वो रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करेंगे लिम्फ में, क्योंकि हमें पता है कि बी लिम्फोसाइट कहाँ प्रेजेंट था। ये बी लिम्फोसाइट भी और टी लिम्फोसाइट दोनों कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे पास लिम्फोइड टिश्यू में। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ को उसी के लिम्फ में जो है रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो फर्दर ये हमारे पास जब जो है इनका इंटरचेंज होगा, ठीक है, तो ब्लड में ये हमारे पास अल्टीमेटली जो है वो एंटर हो जाएंगी एंटीबॉडीज़ और देन ब्लड से स्पेसिफिक उस टिश्यू की तरफ जाएंगी जहाँ पे
फर्दर जो है वो सर्कुलेट करेंगी और जितने और भी एंटीजन्स हैं उनकी जो है वो डिस्ट्रक्शन करेंगी, ठीक है, फर्दर अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे मेमोरी सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब ये मेमोरी सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल्स, ठीक हो गया। होता क्या है बेसिकली कि जब लिम्फोब्लास्ट बन रहा होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बनाता है कि ये हमारे पास जो बी लिम्फोसाइट्स हैं जिन्होंने इसे बनाया था, यानी जिन बी लिम्फोसाइट से ये क्या हुआ था, इनलार्ज हुआ था और डिफ्रेंशिएट होके लिम्फोब्लास्ट बना था, उसी तरह के और न्यू बी लिम्फोसाइट्स बना देता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बी लिम्फोसाइट्स बना देता है जिसकी वजह से एक क्लोन बन जाता है उन स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। जो ये हमारे पास लिम्फोब्लास्ट हैं, ये बेसिकली इनका फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्टिवेशन के बाद ये हमारे पास उसी तरह के न्यू बी लिम्फोसाइट्स बना देंगे जिस तरह के बी लिम्फोसाइट्स ने उसे जो है वो एक्टिवेट किया था, यानी जिनसे वो डिफ्रेंशिएट होकर लिम्फोब्लास्ट बना था, ठीक है। इन न्यू बी लिम्फोसाइट्स की वजह से एक क्लोन बन जाता है उन स्पेसिफिक बी लिम्फोसाइट्स का जो एक स्पेसिफिक एंटीजन के ख़िलाफ़ उस वक्त लड़ रही होती है, ठीक है। तो क्या होता है अल्टीमेटली कि ये जो क्लोन है न्यू बी लिम्फोसाइट्स का, ये जाके स्टोर हो जाता है हमारे पास लिम्फोइड टिश्यू में, ठीक है। लिम्फोइड टिश्यू में स्टोर होने के बाद क्या होता है कि इन ये बेसिकली जो क्लोन है हमारे पास पूरा इन बी लिम्फोसाइट्स अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन, तो इसको देन हम नाम दे देते हैं मेमोरी सेल्स का। क्यों? क्योंकि उसी एक एंटीजन के ख़िलाफ़ उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज़ कर लिया, ठीक है, और उसकी मेमोरी कर ली, उसको मेमोराइज़ करने के बाद उसी के ख़िलाफ़ जो है एक क्लोन एक पूरा जो है वो फ़ौज तैयार कर ली ताकि जब भी वो दोबारा से बॉडी में एंटर हो तो हम उसे ईज़िली अटैक कर सकें, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर उसी एंटीजन का दोबारा से एक्सपोज़र होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि मोर इफ़ेक्टिवली उसके ख़िलाफ़ जो है वो लड़ सकेंगे, ठीक है। मोर इफ़ेक्टिवली उसके ख़िलाफ़ लड़ सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बी लिम्फोसाइट जो है वो उसकी डिस्ट्रक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास जो सेकंड एक्सपोज़र होगा हमारे पास उसी एंटीजन का, तो ये क्या करेंगे कि इनके पास अब मेमोरी है, ठीक है। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, मेमोरी सेल्स, क्योंकि ये उन बेसिकली एंटीजन्स की मेमोरी है जिनकी वजह से ये पूरा क्लोन बना है, ठीक है, पूरी फ़ौज ये तैयार हुई है, ठीक है। तो ये मेमोरी सेल्स जो हैं क्या करेंगे कि रैपिडली इनके ख़िलाफ़ जो है वो जंग करेंगे, ठीक है। सेकंड एक्सपोज़र हुआ उसी एंटीजन का, तो ये मेमोरी सेल्स जो हैं पूरे के पूरे जो हैं वो एक्टिवेट हो गए और इन्होंने जो है वो मोर रैपिड रिस्पॉन्स दिया उस स्पेसिफिक एंटीजन के ख़िलाफ़, ठीक है। तो अब जब हमारे पास पहला अटैक हुआ था एंटीजन का बॉडी में, ठीक है, तो हमारे पास कम बी लिम्फोसाइट्स थे, ठीक है, उस एंटीजन के ख़िलाफ़। तो इस वजह से क्या हुआ था कि उनका जो रिस्पॉन्स था वो स्ट्रॉन्ग था, बट क्या था, रैपिड नहीं था, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि उसके ख़िलाफ़ इनकी जो है वो इम्यूनिटी जो है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गली उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे तो, लेकिन रैपिडली नहीं, क्योंकि ये इनको एक्टिवेट होने में जो है कि इस सारे प्रोसेस जो है वो गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे पास सेकंड एक्सपोजर होगा, ठीक है, तो क्या है कि उसी एंटीजन के ख़िलाफ़ हमारे पास ऑलरेडी हमारी बॉडी में जो है एक पूरा जो है वो क्लोन पड़ा हुआ है, ठीक है, मेमोरी सेल्स जिन्हें हम कह रहे हैं वो पड़े हुए हैं। तो ये जो है रैपिडली उस एंटीजन के ख़िलाफ़ जो है वो रिएक्शन देंगे, ठीक है, और उसे हमारी बॉडी से ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो प्राइमरी रिस्पॉन्स बेसिकली दे रही होती है एंटीबॉडी, वो आपने याद रखनी है कि आईजीएम एंटीबॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स में स्पेसिफिकली काम कर रही होती है और आईजीजी जो है वो हमारे पास सेकेंडरी रिस्पॉन्स में काम कर रही होती है। अब ये हम अगर इस ग्राफ को देखें, ठीक है, तो ये पहला एक्सपोजर हुआ था उस एंटीजन का, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जो हमारे पास प्राइमरी रिस्पॉन्स था बी लिम्फोसाइट्स का, वो इतना रैपिड नहीं था, ठीक है। जबकि जब हमारे पास उसी सेम एंटीजन का दोबारा से बॉडी में एक्सपोजर हुआ है, तो बी क्योंकि उस एंटीजन के ख़िलाफ़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बी लिम्फोसाइट्स स्टोर हो चुके थे हमारी बॉडी में, तो क्या हुआ कि इन जो एंटीबॉडीज़ हैं उन्होंने रैपिडली जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन किया और इन्हें जो है वो ख़त्म किया बॉडी से, ठीक है। और फर्दर हमारी बॉडी को जो है वो नुकसान से फ़ौरन बचाया इसने, ठीक है।
ओके, तो ये हो गए थे हमारे पास मेमोरी सेल्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट लिव्ड और लॉन्ग लिव्ड। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है शॉर्ट लिव्ड और एक है हमारे पास लॉन्ग लिव्ड। ठीक है, लॉन्ग लिव्ड। तो अब ये जो हमारे पास शॉर्ट लिव्ड जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, ऑल्दो ये रैपिड प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी बॉडी में रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये उसी फ़ौरन से रिस्पॉन्स के दौरान जो है एपोप्टोसिस के थ्रू जो है वो डाई आउट हो जाता है। ठीक है, तो इनका क्या है, हमारे पास रैपिड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बट दे डाई आउट। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जो है वो फ़ौरन से बेशतर जो है अटैक करते हैं जब कोई भी चीज़ जो है वो रैपिडली जब हमारे पास रिस्पॉन्स देती है तो वो डाई आउट भी बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में होता है। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी हमें पता है कि डिलेड रिस्पॉन्स देगी, लेकिन वो क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा हमारी बॉडी में। ठीक है, जबकि जो पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है, वो होता है बेसिकली रैपिड रिस्पॉन्स है, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, और एक जब वो सारे रेजर्वॉयर्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो अल्टीमेटली जो पैसिव इम्यूनिटी का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जो शॉर्ट लिव्ड प्लाज्मा सेल्स हैं वो रैपिड प्रोटेक्शन देंगे बट दे डाई आउट क्विकली, जबकि जो लॉन्ग लिव्ड हमारे पास प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं हमारे पास कि ये स्टोर हो जाते हैं इन द स्पेसिफिक रीजन सच एज बोन मैरो या लिम्फॉइड टिश्यूज़। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं और ये काफ़ी सालों तक जो है वो रहते हैं और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं इन दी बोन मैरो और इसके अलावा जो लिम्फोइड टिश्यू है, ठीक है, उसमें ये स्टोर हो रहे हैं और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हमें जो है वो चाइल्डहुड में अक्सर जो है स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन होती थी। ठीक है, तो क्या है हमारे पास कि उनके ख़िलाफ़ स्मॉल पॉक्स की एंटीजेंस के ख़िलाफ़ ये 70 साल तक जो है वो इफ़ेक्टिव रहते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इतनी ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह जैसे मीज़ल्स हैं, तो क्या होगा कि ये स्टोर जब उसकी वैक्सीनेशन होगी, ठीक है, तो ये जो उसकी एंटीबॉडीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ वो इन्हीं टिश्यूज़ में जो है वो स्टोर हो जाएंगी और इसी तरह जो है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। और एक रिसर्च में हमें ये बेसिकली देखा गया है कि जब इन्फ्लुएंज़ा वायरस का पेंडेमिक हुआ था, ठीक है, इन 1918, तो हमारे पास क्या था कि जब वो जब ज़ाहिर बात है उसकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो लगाई गई थी, यानी कि वैक्सीन जब उसकी बन गई थी और वैक्सीन जब लोगों को लगाई गई, तो ये देखा गया उन लोगों में कि वैक्सीन लगाने के 90 साल बाद तक वो इन्फ्लुएंज़ा वायरस से इम्यून रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से जो लॉन्ग लिव प्लाज्मा सेल्स हैं इस तरह लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और उनकी क्या नेचर होती है। ठीक है, जो बेसिकली जो फंक्शन परफॉर्म करना है हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स ने, वो थ्रू एंटीबॉडीज़ ही प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ हमारे पास मेन सब्जेक्ट हैं स्टडी के लिए। तो एंटीबॉडीज़ हमारे पास स्पेसिफिक गैमा ग्लोबुलिन्स होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। ग्लोबुलिन्स हमें पता है कि एक प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिन्हें हम सिंपली जो है वो आईजी भी लिख सकते हैं, आईजीज। ठीक है, आईजी स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इसके अलावा इनका जो वेट होता है वो वेरी करता है बिटवीन 1,60,000 टू 9,70,000। ठीक है, ये जो है वो वेट वेरी कर रहा होता है। वेट वेरी करने की वजह ये होती है कि कुछ हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनमें जो है वो दो दो लाइट और हैवी चेंज होती हैं, लेकिन कुछ में जो है वो 10 लाइट और हैवी चेंज होती हैं। ठीक है, इस तरह जो है इनका स्ट्रक्चर वेरी कर रहा होता है, इस वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ऑब्वियसली वेरी करेगा। और ये हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उसका 20% बना रही होती हैं। ठीक हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स की हमारे पास कितनी लाइट और हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। ठीक है, कुछ में 2 लाइट और 2 हैवी चेन्स होती हैं, लेकिन कुछ में अप टू 10 लाइट एंड 10 हैवी चेन्स होती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर ज़रा गौर करें
तो ये हमारे पास जो है वो एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, जो कि जिसके पास क्या है, दो लाइट और दो हैवी चेन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये हम देख रहे हैं, ये हमारे पास एक पूरी हैवी चेन है। ये जो बीच में है ना, जो ये बेसिकली जिन पे मैं जो है वो पॉइंट कर रही हूँ, ये हमारे पास हैवी चेन्स है, और इनके पैरेलल ही यानी इनके एडजेसेंट ही दो लाइट चेन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो हैवी और लाइट चेन्स हैं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स या डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू अटैच्ड होती हैं, ठीक है। एक हैवी और लाइट चेन के दरमियान जो है एक सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, जबकि जो है जो हमारे पास हैवी चेन्स हैं उनके बीच में जो है वो दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो लाइट और हैवी लिंकेज होगी वो दो है, ठीक है। एक हमारे पास राइट साइड पे ये वाली, और एक हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। दो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इधर से आगे और दो हमारे पास जो है वो हैवी चेन्स के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन बाईवेलेंट एंटीबॉडी। बाईवेलेंट मीन्स कि जिसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली अभी मैं बताती हूँ, खैर इसमें बेसिकली दो लाइट और दो हैवी चेन्स प्रेजेंट है, ठीक है। फर्दर हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास वेरिएबल पोर्शन होता है और एक कांस्टेंट पोर्शन होता है, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल रीजन है ये दोनों, और ये हमारे पास जो नीचे है वेरिएबल के नीचे, दिस इज़ द कांस्टेंट रीजन, ठीक है। तो एक हमारे पास जो एंटीबॉडी हो गई जिसमें दो लाइट और दो हैवी चेन्स हैं, उसमें दो वेरिएबल पोर्शंस होंगे लेकिन सिर्फ एक कांस्टेंट रीजन होगा, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहेंगे, बाईवेलेंट एंटीबॉडी के, जिसमें बेसिकली दो वेरिएबल पोर्शंस प्रेजेंट हैं। और बाईवेलेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो स्पेसिफिक एंटीजन है ना वो हमारे पास वेरिएबल रीजन पे आके लग रही होती है, ठीक है। तो दो वेरिएबल पोर्शन होंगे जिसकी वजह से दो एंटीजन्स बाइंड कर जाएंगे, इस वजह से इसको बाईवेलेंट एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि बाईवेलेंट एंटीबॉडी में क्या क्या प्रेजेंट होगा, दो लाइट और दो हैवी चेन्स हैं, ठीक है। जो है एक डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है दैट इज़ बिटवीन हैवी चेन एंड द लाइट चेन, another disulfide bond is present between another heavy chain and the light chain, and two disulfide bonds are present among the heavy chains, ठीक है। there are two variable portions, ठीक है, and there is one constant portion। variable portion के नाम से ही ये ज़ाहिर होता है कि ये वेरिएबल क्यों है, क्योंकि बेसिकली हमारे पास ये डिफरेंट एंटीजन्स के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास कि हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो एंटीबॉडी होती है, ये हमें पता है ना। तो इस वजह से ये जो वेरिएबल पोर्शन है ये भी डिफरेंट एंटीजन्स के साथ जो है वो वेरी कर रहा होता है और स्पेसिफिक एंटीजन ही को बाइंड करता है, ठीक हो गया। जबकि हमारे पास कांस्टेंट रीजन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, वेरिएबल पोर्शन तो हमारे पास बाइंड कर रहा है एंटीजन को, लेकिन कांस्टेंट का क्या फंक्शन है। कांस्टेंट बेसिकली जो पोर्शन है वो क्या करता है कि ये एंटीबॉडी की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, डिफ्यूजन होती है इन द डिफरेंट सेल्स, उनको इन्हेंस कर रहा होता है, ठीक है। इसने ज़ाहिर बात है डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ कर रहा है तो उसको इस डिफ्यूजिविटी को इन्हेंस करे, ठीक है। और टिश्यूज़ में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ जो एडहेरेंस है उसको इन्हेंस कर रहा है ये, ठीक है। इस तरह ये जो इसी तरह जो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स है उसके साथ कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ जो है ये एडहेरेंस के साथ जो है इसकी एडहेरिंग कैपेबिलिटी को जो है इन्हेंस कर रहा है। इस तरह जो है ये कांस्टेंट पोर्शन जो है वो फंक्शन करता है। अच्छा, अब हमने ये बात की थी कि एंटीजन हम ये बार बार जो है वो पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक होती है टू दी एंटीजन। तो स्पेसिफिसिटी ये आती किस वजह से, बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो अगेन जो वेरिएबल पोर्शन था उसमें हमारे पास एक यूनिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है कुछ अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। जो हमारे पास क्या है, वेरिएबल जो हमारे पास पोर्शन है उस पर कुछ स्पेसिफिक जो है अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं जिनकी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उनकी एक स्पेसिफिक स्टीरिक शेप होती है जो कि क्या करती है कि एक ख़ास एंटीजन के साथ ही उनकी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बाइंड कर जाएं, ठीक है। तो इनकी एक ख़ास स्टेरिक शेप है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जब
जब भी वो एंटीजन स्पेसिफिक आएगी, ठीक है, जिसकी स्टेरिक शेप जो है वो इन अमाइनो एसिड की स्टेरिक शेप की इक्विवेलेंट होगी, तो क्या होगा कि हमारे पास वो वेरिएबल पोर्शन के साथ जो है वो बाइंड कर जाएगी इजीली, ठीक है, और वो बिल्कुल इस स्टेरिक शेप ऑफ अमाइनो एसिड्स का मिरर इमेज होगा। ठीक हो गया। देन हमारे पास ये बॉन्ड बनेगा किस तरह बिटवीन दी एंटीजन एंड दी एंटीबॉडी। हमारे पास हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, आयोनिक अट्रैक्शंस हो सकती हैं, और वॉन्डर वॉल्स फोर्सेस के थ्रू ये बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब जो बॉन्डिंग है ये ओबे करती है थर्मोडाइनमिक मैस एक्शन लॉ को, ठीक है। सिंपल हम उसका फार्मूला याद रख लेंगे, डैट इज़, क्या फार्मूला है, डैट इज़ के ए इंटू is equal to concentration of bound antibody antigen divided by concentration of antibody into कंसनट्रेशन ऑफ एंटीजन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो के ए है ये क्या डिटरमिन करिए, ये बेसिकली मेजर करती है कि हाउ टाइटली द एंटीबॉडी बाइंड्स विद द एंटीजन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो स्पेसिफिसिटी हो गई एंटीबॉडीज़ की, कि किस वजह से होती है कि वहाँ पे जो वेरिएबल पोर्शन है, ठीक है, उन पे कुछ जो इस अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि हर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं एंटीबॉडीज़ की टाइप्स की तरफ। तो बेसिकली जो टाइप्स हैं वो हमारे पास 5 होती हैं एंटीबॉडीज़ की, ठीक है। IgG, IgM, IgE, IgA एंड IgD। तो हमारे पास जो IgG है डैट इज़ दी मोस्ट कॉमन अमंग ऑल, ठीक है। तो ये हमारे पास 75% प्रेजेंट होती है। टोटल जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका ये 75% कॉन्स्टिट्यूट कर रही होती हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जितने भी जो प्राइमरी रिस्पॉन्स हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास ये नहीं सॉरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स में ये रोल प्ले कर रही होती हैं, ठीक है। जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमने मेमोरी सेल्स के वो पढ़ा था, ठीक है, उसमें ये हमारे पास रोल प्ले कर रही होती है। जो हमारे पास IgM है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कर रही होती हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्स ये परफॉर्म कर रही होती हैं। ये हमारे पास सेकेंडरी रिस्पॉन्स में रोल प्ले कर रही है, और ये हमारे पास प्राइमरी जो है वो रिस्पॉन्स दे रही होती है उसका अपना एंटीबॉडीज़ का, ठीक है। और ये IgM जो है हमारे पास, जो IgG है, ठीक है, डैट इज़ बाइवेलेंट, जबकि जो IgG है इसमें हमारे पास 10 लाइट और 10 हैवी चेन्स होते हैं, यानी कि 10 बाइंडिंग साइट्स होती हैं टोटल, जबकि IgG में 2 बाइंडिंग साइट है, यानी इट इज़ अ बाइवेलेंट एंटीबॉडी। IgE हमने कहाँ पे पढ़ा था, जब हम बेजोफिल्स और ओजिनोफिल्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो IgE हमें पता है कि एलर्जिक रिएक्शंस में वर्क करता है, ठीक है। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कोई एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो स्पेसिफिकली इन IgE एंटीबॉडीज़ से जो है बाइंड करता है, जिनको हम इनको क्या नाम देते हैं, रिएजन का नाम भी देते हैं, ठीक है। बाइंड करने के बाद जो IgE एंटीबॉडी है ये बेजोफिल्स और मास्ट सेल की सेल सरफेस मेम्ब्रेन पे अटैच होती हैं, और जिसकी वजह से जो है हमारे पास लोकल वस्कुलर रिएक्शंस होते हैं जो कि उस एलर्जन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। IgA की अगर बात करें तो ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरोजेनिटल जो सिस्टम है, यानी यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मिल्क और टीयर्स, इनमें ये इनकी सिक्रीशंस में IgA एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। और जो IgD एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारे पास बी सेल्स की सर्फेसिस पर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है डैट इज़ अनसर्टन, ठीक है। तो हमारे पास जो मेन एंटीबॉडीज़ हैं वो ये फर्स्ट 3 हैं, ठीक है, IgG, IgM एंड IgE। अच्छा, अब जो लास्ट टॉपिक है डैट इज़ कि एंटीबॉडीज़ किस तरह से जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन भी कर सकते हैं ऑन दी फॉरेन इन्वेडर, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स सिस्टम के थ्रू जो है वो अटैक करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हम डिस्कस करें हैं डैट इज़ द डायरेक्ट अटैक ऑफ द एंटीबॉडीज़, ठीक है।
तो ये 4 तरह से अटैक करता है, ठीक है। नंबर 1 कि ये क्या कर सकता है, एग्लूटिनेशन कर सकता है एंटीजन की, ठीक है। एग्लूटिनेशन हमें पता है कि क्या होती है, क्लम्पिंग होती है, ठीक है। जब भी कोई एंटीजन जो है वो आता है जिसकी सरफेसेस पे बैक्टीरिया या कोई भी हमारे पास वो प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ उनकी क्या कर देती है, क्लम्पिंग कर देती हैं, ठीक है। और जब क्लम्पिंग हो जाती है उनकी तो वो ऑटोमेटिकली उनका जो फंक्शन है वो कम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एंटीजन है डैट इज़ सॉल्युबल एंटीजन, फॉर एग्ज़ाम्पल टेटनस टॉक्सिन, ठीक है। तो क्या होगा कि एंटीबॉडी जो है वो उससे इस तरह से बाइंड करेगी कि इनके जो है लार्ज मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स इतने लार्ज होंगे कि ये हमारे पास अल्टीमेटली इनसॉल्युबल इनकी प्रॉपर्टी होगी और ये फर्दर जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही यही है कि फंक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगी। कैसे करेगी, हमारे पास कि एंटीबॉडी जो उनकी टॉक्सिक साइट्स हैं एंटीजन की, ठीक है, वो उनको कवर कर लेगी तो उनका जो फंक्शन है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी है। और चौथा हमारे पास जो फंक्शन है, जो हमारे पास प्रोसेस है डैट इज़ लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो क्या करेगी ये कि जो हमारे पास फॉरेन बॉडी है उनकी मेम्ब्रेन्स को अटैक करेगी और रप्चर करवा देगी, ठीक है। तो वो ख़त्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उनका बॉडी से ख़त्म हो जाएंगे, कोई अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एंटीबॉडीज़ इन 4 प्रोसेसेस के थ्रू जो है डायरेक्ट अटैक करती है, ठीक है, रैपिड अटैक करती है। लेकिन ये हमारे पास प्रोसीजर्स इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते बाज़ औक़ात उस फ़ॉरेन एंटीजन को किल करने के लिए, ठीक है। कभी कभार कोई स्ट्रॉन्ग एंटीजन इन केस हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, बट स्टिल जो है ये हमारे पास इनिशियल जो रिस्पॉन्सेज है उसमें ज़रूरी हैं, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास जो फर्दर कोई रिस्पॉन्सेज हैं वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स के थ्रू होंगे, ठीक है। तो वो हम जो है वो लेटर ऑन देन डिस्कस करेंगे।